कोई भी चुनाव होता है आमतौर पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं परिवारवाद का, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र चुनाव को देखें तो क्या पार्टियां और क्या क्षेत्र आपको हर जगह परिवार ही परिवार नजर आएगा। या ठिकाणी मनोगत ये वृक्ष है महाराष्ट्र की राजनीति का, जिस पर वंशवाद कहिए या परिवारवाद, फल लगे हुए हैं। सियासत में मुद्दों और विचारधारा को लेकर भले लाख झगड़े होते हों, लेकिन वंशवाद के फल सबको चाहिए। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में वंशवाद का मुद्दा खूब सुनाई दिया। बड़ी रैलियों से छोटे छोटे परिवारों तक पर आरोपों के दौर चले, लेकिन विधानसभा में वंशवाद के मुद्दे पर खामोशी, और ये खामोशी बताती है कि वंशवाद सबको प्यारा लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को कड़कवाली सीट से प्रत्याशी बनाया है और दूसरे बेटे नितेश को शिवसेना शिंदे की तरफ से कुडाल सीट से टिकट दिया गया है। क्षेत्र आपके लिए अननोन नहीं है। जी। फादर को भी आपका और फादर आपका इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं अभी आपके इलेक्शंस में, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं इस एरिया का सांसद भी रहा हूँ 2009 से लेके 2014 तक जी। मैं इस एरिया का सांसद था। हर सांसद क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है, उसमें से ये एक विधानसभा है। हाँ। जिसमें राणे साहब कई सालों से, कई टर्म से इधर आमदार रह चुके हैं। यही जो सीट हमसे गई थी ये वो सीट है 2014 में, तो वो वापस लानी है। उसके लिए हम लोग बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। ये कोई 2-3 साल की तैयारी नहीं है। मैं 2004 से लेके आज लगभग 20 साल हो गए मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो पहचान कोई नई नहीं है, लोग कोई नए नहीं है। आपके भाई भी इस बार पड़ोस के ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जी। दोनों जगहों को लेकर कॉन्फिडेंट है, मतलब गठबंधन तो है पर पार्टी अलग है। देखिए, वो जो मेरे बड़े भाई जिस सीट पे लड़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल हमारी सीट रह चुकी है। हाँ। जैसे 2014 तक मेरे पिताजी वहाँ चुन के जाते थे, इसलिए वो ट्रेडिशनल से रह चुके हैं। 1990 से हम राणे फैमिली ये पूरे सिंधुदुर्ग में काम करते आए हैं। हम कुछ राजनीति के उद्देश्य लेके काम करते नहीं है, मगर यहाँ के लोग हमारे फैमिली जैसे हैं। हम उनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट के स्कीम का ही पैसे के माध्यम से डेवलपमेंट करते नहीं है, मगर हम उनके लिए खुद के भी प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी उभारते हैं। जैसे हमारे खुद का हॉस्पिटल है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। ये सारी चीज लोगों को अच्छी तरह से मालूम होने की वजह से लोगों को मालूम है कि हमारी फैमिली ये पॉलिटिक्स के बाद उनको सपोर्ट करने वाली फैमिली, इसलिए मुझे विश्वास है मेरे बड़े भाई भी इस बार विधायक बन रहे। इसी तरह बीजेपी ने राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक को टिकट दिया है। परिवार के सदस्य को उतारने के पीछे एक तो स्टार वैल्यू होती है, दूसरे परिवार के सदस्य की विरासत भी काम आती है। जनता के बीच पहले से जाना पहचाना चेहरा होता है। यही वजह है कि बातें कोई कितनी भी करे, लेकिन परिवारवाद का मोह है कि छूटता नहीं। बाल ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट सीट से चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बांद्रा ईस्ट सीट पर वरुण सरदेसाई का मुकाबला जिशान सिद्दीकी से होने जा रहा है, जो दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। ठाकरे खानदान के ही एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार माहिम सीट से चुनावी रण में उतरे हैं। शिंदे में अगर हिम्मत है, वो अगर मर्द का बेटा है, तो उसके पिताजी का चेहरा लेकर वो चुनाव लड़े और मेरे सामने आए, फिर देखेंगे। और बाला साहब का चेहरा वहां से हटा दे। हाँ। आप कह रहे हैं बाला साहब का चेहरा हटा दीजिए। मोदी जी को भी कहता हूं कि आप जो बाला साहब के नाम पे दे बाबा कर रहे हैं ना, वो भी बंद करें, आपके नाम पर चुनाव लड़के। एनसीपी की स्थिति भी वही है। दोनों धड़ों में राजनीतिक परिवारों की संतानें चुनावी मैदान में हैं, चाहे शरद पवार हो या अजित पवार। दोनों चाचा भतीजा को अपने अपने दल में नेता पुत्रों को टिकट देने से परहेज नहीं है। शरद पवार ने तो अपने पोते युगेंद्र पवार को भतीजे अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट पर उतारा है। युगेंद्र पवार असल में अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं
और अब चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी ने इस बार अपने नेता अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को काटोल विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल येवला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नंदगांव से चुनाव में उतरे हैं। अजित पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर सीट पर चांस दिया है। फैमिलीज के लिए मीडिया के सामने आना या बताना या इसको थोड़ा सनसनीखेज बनाने के लिए ये लोग परिवारों की लड़ाई दिखाना चाहते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है जो राहुल गांधी ने लड़ना शुरू किया है बीजेपी के साथ, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता, और जो आज भी केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आज अभी ये केस जनता की अदालत में जा रहा है और 20 तारीख को जनता अपना मतदान करेंगी, तो उसमें अपना फैसला तुरंत 23 तारीख को आ ही जाएगा। यही हाल कांग्रेस में भी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दोनों बेटों को टिकट दिया गया है। अमित देशमुख और धीरज देशमुख लातूर शहर और लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र एक विशाल राज्य है, मुद्दे यहाँ के विस्तृत हैं, लेकिन एक मुद्दा जो लंबे समय से यहाँ की राजनीति पर हावी रहा है वो है मराठा आरक्षण का मुद्दा। इन चुनावों में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से लेकर टिकट बंटवारे तक ये चर्चा आम थी कि इस बार मराठा आरक्षण इन चुनावों का प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। लेकिन अब जबकि चंद दिन शेष हैं वोटिंग के, तब मुद्दे कुछ और ही हैं। हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। हम सेफ है महाराष्ट्र में। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। एक है तो सेफ है, तो इनका स्लोगन चलेगा क्या उनका चलेगा? ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं बल्कि मराठा और ओबीसी वोटों के समीकरण को साधते हुए एक मंच पर लाने की कवायदें हो सकती हैं। लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन की चिंगारी इससे बुझी नहीं है, बल्कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए ये बड़ी चुनौती है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन ने महायुति सरकार को खूब परेशान किया था। लोकसभा चुनावों में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का कई जगह खेल भी इसी आरक्षण की मांग के चलते बिगड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर अब विधानसभा चुनावों में इस पर सन्नाटा जैसा क्यों पसरा है? न कांग्रेस, न एनसीपी, न शिवसेना, कोई इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहा? मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने यह घोषणा भी की थी कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने पैर वापस खींच लिए। आखिर क्यों? ये उनकी कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन सियासी दलों के बीच ये मुद्दा क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण कहीं ओबीसी वोटर्स के नाराज होने का डर तो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी सिर्फ 28% है और ओबीसी समाज की संख्या 52%। ओबीसी समाज अपने कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता और इसी के चलते दोनों समाज एक दूसरे के विरोधी भी हो गए हैं। कई गांवों में दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं।
दोनों की संख्या बता रही है कि चाहे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों के लिए ओबीसी वोटर्स को नाराज करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि दोनों गठबंधन कदम संभाल कर उठा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधनों का स्वरूप ऐसा है कि कई गांठें इनके भीतर हैं। एक गांठ विचारधारा को लेकर, दूसरी गांठ ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एकजुटता की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन मतभेद और मनभेद दोनों और नजर आ रहे हैं। अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ तो हैं, लेकिन कई सवालों के साथ। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। महाविकास अघाड़ी में बीजेपी के विस्तार से लड़ने के लिए जिस एकता की जरूरत है वो आसान नहीं है। सीटों का बंटवारा तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन अगर परिणाम के बाद सीटों को लेकर पेच फंसा तो संग्राम तय है। मला मोदी आणि शाह घरी नाही बसू शकत। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन।